हे गाइस, दिस इज प्रियांशु और वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो है टोकन्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर आई बटन में आ रही होगी, वहाँ से देख लीजिए। और चलो शुरू करते हैं। जो भी बहुत सारे विंडोज़ यूज़र्स हैं उनको एक इशू आ रहा होगा कि उन्होंने विजुअल कोड स्टूडियो डाउनलोड कर दिया, उसमें प्रोग्राम लिख दिया, बट उनका प्रोग्राम चल नहीं रहा है। तो मैं तुम्हें एक कम्प्लीटली इंस्टॉलेशन बताता हूँ कैसे करना है। और अगर तुमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है और तुम्हारा सही ढंग से चल रहा है तो तुम टाइम स्टेप मैंने नीचे दे रखा है, वहाँ से आके तुम वहाँ तक की वीडियो स्किप करके आगे देख सकते हो। तो अब जिनके इंस्टॉल नहीं है उनको क्या करना है, उनका रीज़न मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या वजह होती है। तुमने सिर्फ आईडी डाउनलोड की है, लेकिन तुम्हें कंपाइलर भी डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, लिनक्स और मैक में क्या होता है कि ऑलरेडी कंपाइलर इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है, जीसीसी या फिर सी लैंग। तो अब लेकिन विंडोज़ में नहीं होता, विंडोज़ में अपन को एक्सटर्नली डाउनलोड करना पड़ता है। तो अब वहाँ से डाउनलोड कहाँ से करना, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। विजुअल कोड जो कि डॉक्यूमेंटेशन वाली साइड में जाना है, लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में C++ दिख रहा होगा, इस C++ पे तुम्हें क्लिक करना है और तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा ये GCC ऑन विंडो पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें एक हेडिंग दिखेगी यूजिंग GCC विथ MinGW। तो अब विंडोज़ के लिए तुम्हें एक कंपाइलर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है MinGW। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, प्रोसेस के लिए सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सबसे पहले कि VS कोड इंस्टॉल करना है। उसके बाद में VS कोड में जाके एक्सटेंशन वाली साइड से जाके तुम्हें C++ एक्सटेंशन इंस्टॉल डाउनलोड करना है। उसके बाद में तुम्हें ये MinGW यहाँ से डाउनलोड करना है MSYS2 से और उसे इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पर जाके देखते हैं कि क्या प्रोसेस है इसका। यहाँ से तुम्हें पैकेज डाउनलोड कर देना है। पैकेज डाउनलोड करने के बाद तुम्हें इंस्ट्रक्शन पढ़ने और इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है और उसके बाद में तुम्हारा MinGW इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद में तुम नॉर्मली कोई भी सी का प्रोग्राम कंपाइल कर सकते हो। तो अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है टोकन्स। अब टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स इन सी लैंग्वेज या टोकन्स तुम समझ लो कि हर प्रोग्रामिंग का एक बेसिक पार्ट होता है। टोकन से ही सारे प्रोग्राम बनते हैं। ऐसे समझ लो कि टोकन जो होते हैं वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे अगर तुम्हें घर बनाना है तो तुम्हें क्या क्या चाहिएगा, तुम्हें ईंट चाहिएगी, सीमेंट चाहिएगी, मिट्टी चाहिएगी। तो ईंट, सीमेंट, मिट्टी ये क्या है? ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। इसके बिना तुम घर नहीं बना सकते। तो वैसे ही किसी भी लैंग्वेजेस में जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उन्हें टोकन बोलते हैं। अब लिखा हुआ है कि ईच एंड एवरी स्मॉलेस्ट यूनिट इंडिविजुअल यूनिट इन सी प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। अब टोकन्स कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली 6 टाइप्स के होते हैं। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, ऑपरेटर्स। इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में कि क्या चीज़ होती है कीवर्ड्स, क्या चीज़ होती है आइडेंटिफायर्स। अब सबसे पहले कीवर्ड्स तुम ऐसा समझ लो कि ये कंपाइलर ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखे हैं, कुछ वर्ड ऑलरेडी रिजर्व कर रखे हैं जिनका मीनिंग या जिनका फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है, जो कंपाइलर को पहले से पता है कि अगर हाँ इसने ये कीवर्ड लिखा है या इसने ये वर्ड लिखा है, इसका मतलब ये है। सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं। वैसे तो ज़्यादा है लेकिन बेसिकली 32 ही मानते हैं। और ये है 32 कीवर्ड्स, जैसे ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, केस, एनम, रजिस्टर, टाइप डेफ, केयर, एक्सटर्न, रिटर्न, यूनियन, फॉर, साइन, कंटिन्यू, वॉइड, डू, इफ, स्टैटिक, वाइल, डिफॉल्ट, गो टू, साइज ऑफ, वॉलेटाइल, कॉन्स्ट, फ्लोट, शॉर्ट, अनसाइंड। अब आते हैं आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम सी में एक मेमोरी लोकेट कर सकते हो, एक किसी भी वेरिएबल को मेमोरी दे सकते हो। तो उस मेमोरी को एक नाम भी तो देना पड़ेगा। तुम उसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तुम उसे पहचानोगे कैसे? या तुम्हें कभी पता करना होगा कि ये वैल्यू तुमने किसको दे रखी है, तो उसके लिए तुम्हें एक नाम देना पड़ेगा, उसी को कहता है आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स क्या होता है? लोकेशन नेम ऑफ अ मेमोरी इज नोन एज आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर्स कह लो या फिर वेरिएबल कह लो, एक ही चीज़ होती है। तो वेरिएबल या आइडेंटिफायर जो होते हैं वो अपनी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, उनकी वैल्यू फिक्स नहीं रह सकती, ठीक है, और नहीं रहती है। ऐसे कि तुमने ऐसा हो सकता है कि तुमने प्रोग्राम में पहले एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, उसको तुमने पहले वैल्यू दे दी 5 और तुम्हारी इच्छा हुई कि नहीं यार मैं तो इसको 10 देना चाहता हूँ, तो तुम उसको प्रोग्राम में चेंज कर सकते हो, उसको तुम बाद में ए असाइन 10 भी कर सकते हो। अब आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो कहाँ काम आते हैं? किसी वेरिएबल को नाम देने में, किसी फंक्शन को नाम देने में, किसी एरे को नाम देने में या किसी स्ट्रक्चर को नाम देने में। अब एरे या फिर वेरिएबल को नाम तो दे देंगे लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ रूल्स तो होने चाहिए। तो वो क्या रूल्स होता है?
तो आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम देने के लिए कुछ ऑलरेडी सेट रूल्स है। तो वो क्या है कि जो पहला कैरेक्टर होना चाहिए वो या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नहीं है। ठीक है, आप नंबर नहीं लिख सकते पहले। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ पहले कि फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी अल्फ़ाबेट एंड अंडरस्कोर, बिल्कुल सही है भाई, ऐसा ही होना चाहिए। दूसरा कि कोई भी वेरिएबल का नाम न्यूमेरिकल डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए 1 2 3 राम। ठीक है, अंडरस्कोर राम चलेगा, राम अंडरस्कोर चलेगा, बट 1 2 3 राम या 1 राम ऐसा नहीं चलेगा। स्पेशल सिंबल्स जैसे कि कॉमा, डॉट, ये सब अलाउड नहीं होते हैं। कीवर्ड जो होते हैं वो अपन एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि स्ट्रक्ट नाम का तुम वेरिएबल नहीं बना सकते, कॉन्स्ट नाम का तुम वेरिएबल नहीं बना सकते। और वैसे तो ये कोई फिक्स रूल नहीं है या फिर ऐसे कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि 32 कैरेक्टर्स के नेम होना चाहिए, बट एक शॉर्ट नेम होगा तो इजीली उसको एक अच्छी प्रोग्रामिंग में काम आएगा। मतलब शॉर्ट अगर नाम होगा तो इजीली उसका मतलब ही समझ में आ जाएगा। और दूसरा लास्ट रूल, ये रूल तो नहीं है बट एक अच्छी प्रोग्रामिंग हैबिट है कि जो अगर तुम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, अब जैसे तुम्हें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो एज स्टोर करता है, अगर तुम उस वेरिएबल का नाम ए लिख दोगे तो उसका कोई सेंस नहीं है, बट तुम उस वेरिएबल का नाम एज रखोगे तो तुम्हें इन फ्यूचर कभी प्रोग्राम में देखना होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा एज नाम का वेरिएबल ऑब्वियसली एज ही स्टोर कर रहा होगा। तो अभी हम देखते हैं कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो हम चलते हैं हमारे VS कोड में और लिखते हैं कोड। तो हम वापस हमारे VS कोड में आ चुके हैं और मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम लिखूंगा वेरिएबल .c। मैं हेडर फाइल इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, विंडोज़ वाले हेडर फाइल कोनियो भी इंक्लूड करें जो होती है #include conio.h। ठीक है, मेरे को मैक में जरूरी इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती और ये मेरे को मैक में एरर भी शो करता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी वो सारे फंक्शन इनबिल्ट है जो कि कोनियो फाइल में ज़रूरत होती है। तो मैं कोनियो नहीं लिखूँगा तो भी मुझे चलेगा। मैं इंट मेन फंक्शन बना लेता हूँ। अब मैंने तुम्हें मैंने एक कंसेप्ट बताया था डेटा टाइप्स का कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो मैंने तुम्हें कहा था कि डेटा टाइप्स वो चीज़ होती है जो वेरिएबल में कौन सा डेटा स्टोर होने वाला है, उसकी साइज क्या होगी वो डिसाइड करती है। वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटैक्स ये होता है, डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम सेमीकोलन। ये होता है सिंटैक्स किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। तो जैसे कि अब मुझे इंट वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मैं लिखूंगा इंट एज। ठीक है, अगर मुझे कोई फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मैं लिखूंगा फ्लोट मार्क्स। ठीक है, देखो अभी कोई एरर नहीं आ रहा है ना, पर लेकिन जैसे ही मैं लिखूंगा इंट 1 एज, ये देखो यहाँ पर ये एरर बता रहा है एक्सपेक्टेड एन आइडेंटिफायर। और ये कंपाइलर एक्सपेक्ट कर रहा था कि आइडेंटिफायर है, बट आइडेंटिफायर का एक तो रूल होता है कि आइडेंटिफायर का नेम किसी भी न्यूमेरिक डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो अपन को दिमाग में रखने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने में। और जैसे कि मैंने बोला तुम्हें कि वेरिएबल का नाम जो होता है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे कि अब मुझे पता है कि इसके अंदर मैं इस वेरिएबल के अंदर है इंट एज के अंदर मैं एज स्टोर करने वाला हूँ, फ्लोट मार्क्स के अंदर मैं मार्क्स स्टोर करने वाला हूँ। अब ऐसे मैं लिख दूँ डबल बी। अब इसका कोई सेंस नहीं है, वेरिएबल ये वैलिड है, ये वैलिड वेरिएबल है, बट इसका कोई सेंस नहीं है। तो कोशिश यही करो कि हमेशा वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल हो, अपने प्रोग्राम से रिलेटेड हो, ताकि इन केस तुम्हें कभी कोई डीबग करना हो तो इशू ना आए और तुम्हें प्रोग्राम समझने में भी इशू नहीं आए। और अगर तुम 4-5 जने एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो दूसरों के लिए भी ये एक प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो वापस हम चलते हैं, अब पढ़ते हैं कांस्टेंट कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जो किसी वेरिएबल को असाइन की जाती है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये एज है। अब एज में अगर मैं एज असाइन कर दूं 10, तो ये जो 10 है ये 10 है कांस्टेंट। और इसमें क्या लिखा है कि जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो कभी चेंज नहीं होती,
कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, तभी तो उसको कांस्टेंट कह रहे हैं। तो प्रोग्राम में तुम कितना भी चेंज कर दो, कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू 10 है, ये 10 की वैल्यू हमेशा 10 ही रहेगी, ये चेंज नहीं हो सकती। लेकिन एज की वैल्यू चेंज हो सकती है, मार्क्स की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन 10 की वैल्यू 10 ही रहेगी, 9 की वैल्यू 9 ही रहेगी। और कांस्टेंट को हम लिटरल्स भी बोलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और एक अच्छे प्रोग्रामर की तरह कमेंट भी ड्रॉप कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, कीप लर्निंग और कीप एक्सप्लोरिंग। बाय।